पांचवा दिन असाधारण जीवन की शब्दावली। 10 मेंढकों का एक समूह था। झाड़ियों से गुजरते समय उनमें से 5 एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि वह गड्ढा कितना गहरा है, वो तुरंत गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए और कहने लगे, तुम सब अब मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, बाहर आना असंभव नहीं है, अपने जीवन को बचाने की कोशिश मत करो। उन मेंढकों में से 4 ने कई बार गड्ढे में से बाहर आने की कोशिश की और फिर हार मान ली, मगर एक मेंढक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कोशिश जारी रखी। अन्य मेंढक उसे बताते रहे कि वह कितना असंभव था और वह गड्ढे में ही मरने वाला है। भले ही वह दूसरे जो भी कह रहे हो, मेंढक ने काम जारी रखा। वह और भी जोर लगाकर कूदता रहा और आखिर उस गहरे गड्ढे में से बाहर आ गया। अन्य सभी मेंढक इस दृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि यह लगभग असंभव था। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों कामयाब हो पाया? क्योंकि वह मेंढक बहरा था। जब वह गड्ढे के अंदर था तो वह कुछ भी सुन पाने में असमर्थ था और उसने सोचा कि बाहर खड़े उसके दोस्त उसे बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक दिन जागते हैं और तरोताज़ा होते हैं। आप कुछ खाने के लिए किचन में जाते हैं और आपकी माँ आपको देखकर कहती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? तुम अच्छे नहीं लग रहे। आप कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। फिर आप ड्राइंग रूम में जाते हैं और आपके पिता वहाँ टीवी देख रहे होते हैं। अचानक वह आपको देखते हैं और कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? तुम सुस्त दिख रहे हो। आप कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ डैडी। आप अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं। आपका दोस्त भी आपके माता पिता ने पहले जो कहा था उसकी पुष्टि करता है। तुम थके हुए दिखते हो, सब ठीक तो है ना? आप ये कहेंगे, हाँ मैं ठीक था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। यदि आप कुछ और लोगों से मिलते हैं जो इसी बात को दोहराते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे? इन दो उदाहरणों का क्या मतलब निकलता है? आसान है, आपके शब्द दूसरों को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना वे आपको प्रभावित करते हैं। वे आपकी सफलता और खुशी के स्तर को प्रभावित करते हैं। यदि आप चारों ओर देखते हैं तो आप अधिकतम लोगों को नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को नीचे खींचते पाते हैं। आप शायद ही ऐसे लोगों को पाते हैं जो वास्तव में स्नेह, देखभाल, प्रेरणा या सकारात्मक दिखाते हैं। जब वे बात करते हैं, एक औसत व्यक्ति की शब्दावली औसत दर्जे की होती है। वे असफलताओं, क्या नहीं पाया है, क्या कमी है या नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपका मस्तिष्क कुछ रसायन को छोड़ता है जो आपके तनाव के स्तर को बढ़ाते हैं। यह एक लंबी अवधि तक होता है जो डर पैदा होता है। शब्द आपके मस्तिष्क का पुनः गठन कर सकते हैं और शारीरिक और भावनात्मक तनाव के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक शब्दों से अधिक सकारात्मक शब्दों का उपयोग आपको वास्तव में सकारात्मक काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि सकारात्मक शब्द आपके मस्तिष्क के प्रेरक केंद्रों को सक्रिय करते हैं। मैंने दुनिया के 26 देशों में कोचिंग, प्रशिक्षण और यात्रा के दौरान लाखों लोगों से मुलाकात की है। उनमें मैंने 2 तरह के लोगों को देखा, एक जो संघर्ष करते हैं और औसत जीवन जीते हैं, दूसरे जो बहुत सफल हैं और एक असाधारण जीवन जीते हैं। आपको क्या लगता है कि इन 2 श्रेणियों के लोगों के व्यवहार में प्रमुख अंतर क्या है? अंतर उनके सोचने के तरीके या कुछ आदतों का हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो मैंने उनके व्यवहार में देखा है, वह है उनकी शब्दावली। मैंने कभी भी एक औसत या संघर्षशील व्यक्ति को ऐसे वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को बोलते नहीं देखा है जो अत्यंत सफल लोग बोलते हैं। जो लोग सामान्य अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं, वे सफलता और खुशी प्राप्त करने में सक्षम हैं। वे वाक्य न केवल आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
उस प्रक्रिया में आप अधिक तालमेल बनाते हैं, अधिक विश्वास पैदा करते हैं और उनसे बेहतर क्षमता प्राप्त करते हैं। 5वें दिन हम आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के लिए आपकी दैनिक शब्दावली को बदलने के विषय पर गहरी चर्चा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ऊर्जा को एक ही रास्ते पर लाया जाए। यह रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ नज़रिए में बदलाव लाने की बात है। मैं आपको 10 सरल अभिव्यक्तियाँ दूंगा जिन्हें मैंने आमतौर पर सभी सफल और खुश लोगों को उपयोग करते हुए देखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने लिए सफलता और खुशी की शब्दावली विकसित करें। ये जादुई अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका उपयोग करना इतना आसान है कि आप सोच सकते हैं कि क्या इससे वाकई बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों की ताकत को कम आंकते हैं, जो असल में हमारे जीवन को बेहद प्रभावित कर सकती हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप 7 दिनों तक इनमें से कुछ या सभी अभिव्यक्तियों का उपयोग करें और अपने और दूसरे के व्यवहार में बदलाव और उसके बाद के परिणाम को देखें। 10 जादुई अभिव्यक्तियाँ असाधारण जीवन की शब्दावली। मैं आपको 10 जादुई अभिव्यक्तियाँ दे रहा हूँ जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों, आपके संचार के प्रभाव, आपकी सफलता की गति और दूसरों पर आपके प्रभाव को बदल सकती है। प्रारंभ में आपको प्रयास करना होगा और जानबूझकर उनका उपयोग करना होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह एक आदत बन जाएगी और स्वाभाविक रूप से आपके प्रयोग में आ जाएगी। वह सब अभिव्यक्तियाँ यहाँ हैं। पहला, कृपया। संवेदनापूर्ण शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज वास्तव में अंतहीन होती है। किसी और के प्रति करुणा, दया और विनम्रता दिखाना एक दुर्लभ गुण है। इस बदलती दुनिया के अनुकूल होने का एकमात्र तरीका यह है कि हम एक दूसरे के प्रति दयालु रहें। कृपया शब्द का एक सरल उपयोग सब कुछ बदल सकता है। हम सभी अनजाने में स्वयं से भरे हुए हैं। अगर हम वास्तव में एक कदम पीछे लेते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपने दिन पर गौर करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम आम तौर पर केवल अपने बारे में बात करते हैं। हमारी समस्याएं, हमारी खुशी, हमारा काम, हमारी बाधाएं, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें, यह वास्तव में कभी न खत्म होने वाला किस्सा है। कृपया शब्द का हर बार उपयोग करना आपकी नम्रता को दर्शाता है और आप दूसरे व्यक्ति को जो सम्मान दे रहे हैं उसके स्तर को दर्शाता है। कृपया सभी को प्रसन्न करता है, यह कानों के लिए संगीत है। आपके मस्तिष्क को कई वर्षों की नकारात्मक की आदत के बावजूद यह आपको ऐसी तात्कालिक सकारात्मकता से भर सकता है कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आप निराशावादी थे। और इस तरह की संवेदना ज़रूरी नहीं कि केवल अजनबियों या उन लोगों पर लागू की जाए जो अन्य नकारात्मक लोगों या परिस्थितियों के लिए शिकार हैं। इस तरह की संवेदना को हर जगह दिखाया जाना चाहिए, सबसे अधिक उन लोगों के प्रति जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों के करीब हैं वे किसी भी अजनबी से ज़्यादा आपके बलबूते मूड या खामियाजा भुगत रहे हैं। और अपनों के साथ संवेदना से बात करना, ये अजनबियों के साथ प्रेम से कैसे बात करें, यह सीखने का पहला कदम है। तो हम कहाँ से शुरू करें? अपने जीवन के 2 प्रमुख क्षेत्रों पर गौर करके, हमारा पेशा और व्यक्तिगत जीवन, और विश्लेषण करें कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं और आप कृपया शब्द का उपयोग करके इसे कैसे बदल सकते हैं। दयालु बनें। जब भी दया किसी चीज़ का हिस्सा बनती है, वह उसे सुशोभित करती है। जब भी इसे किसी चीज़ से निकाल लिया जाता है, यह इसे कलंकित कर देती है। एक अच्छे शब्द का उच्चारण करना भी दान है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं या एक व्यवसाय के मालिक हैं। लोगों का प्रबंधन करना अभी भी आपके काम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। मैं इसे एक वास्तविक और प्रेरक उदाहरण के साथ पेश करता हूँ, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप अपने काम में नैतिकता के साथ-साथ दयालुता को कैसे जोड़ें।
लक्ष्मी नंदन राजीव भाई मेहता नाम के एक व्यक्ति थे जो आभूषणों का व्यापार करते थे। केवल 2 से 3 वर्षों में वह अपने व्यवसाय को इतनी अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल हुए कि उन्हें ईरान, रंगून इत्यादि जगहों पर आभूषण निर्यात करने के बड़े ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन एक व्यापारी ने कुछ मोती बेचने के लिए उनसे मुलाकात की। ये मोती पिछले 3-4 वर्षों से एक तीसरे व्यक्ति ने उस व्यापारी के पास गिरवी रखे थे। यह समझते हुए कि वह व्यक्ति उन्हें लेने के लिए वापस नहीं आएगा, व्यापारी ने उन्हें बेचने का फैसला किया था। लक्ष्मी नंदन मेहता ने व्यापारी को सुझाव दिया कि यदि आप इसे रंगून निर्यात करते हैं तो आपको उनके लिए बेहतर कीमत मिलेगी। व्यापारी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लक्ष्मी नंदन जैसे व्यापारी ने ये सुझाव देकर अपना मुनाफा कमाने का मौका दांव पर लगा दिया। लक्ष्मी नंदन खुद के लिए इतना बड़ा मुनाफा कमा सकते थे कि नैतिक व्यवहार को देखकर व्यापारी ने मोती रंगून निर्यात करने के बजाय उन्हें मोती बेचने का फैसला किया। हालांकि अगले दिन एक बहुत अजीब बात हुई। वही व्यापारी उन मोतियों की मांग करते हुए दौड़ता हुआ आया। उन मोतियों को जो व्यक्ति गिरवी रख कर गया था, अब वह उन्हें वापस लेने आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कृपया उन मोतियों को मुझे वापस कर दें। इस पर लक्ष्मी नंदन मेहता ने जवाब दिया, आपने मुझे ये मोती बेच दिए हैं और मैं उन्हें निर्यात करके अब बेहतर मुनाफा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और की उदासी का कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए आप अपने मोती वापस ले जाइए। लक्ष्मी नंदन राजीव भाई मेहता को बाद में श्रीमद राजचंद्र के नाम से जाना गया। एक जैव कवि, दार्शनिक, विद्वान और सुधारक। वे इतने ज़्यादा नैतिक थे कि रायचंद्र भाई नामक एक पूरा अध्याय महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्हें समर्पित किया है। क्या आप खुद को उसी स्थिति में रख कर कह सकते हैं कि आप भी इतने दयालु होते? हम अपने काम में आने वाली जटिलताओं का जवाब कैसे देते हैं? आइए देखें कि आप अपने काम में इस जादुई अभिव्यक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वह तुम्हारी समस्या है, मेरी चिंता नहीं। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। कृपया मेरे दृष्टिकोण को भी देखें। वर्तमान शब्दावली, मुझे परवाह नहीं कि आप कैसा महसूस करते हैं। जादुई अभिव्यक्तियाँ, मुझे अपनी कंपनी से सभी की परवाह है। कृपया किसी भी प्रश्न या चुनौती के मामले में मुझसे बात करें। मैं तुम्हारे लिए अपने काम के बीच भावनाओं को आने नहीं दूंगा। जादुई अभिव्यक्तियाँ, मैं आपकी समस्याओं को जानता हूँ, लेकिन कृपया मुझे इसे अपने तरीके से करने दें। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जादुई अभिव्यक्तियाँ, कृपया मुझे थोड़ा समय दें, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। आप अपने निजी जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। एक संबंध का तात्पर्य केवल उस बंधन से नहीं है जिसे आप अपने जीवन साथी के साथ साझा करते हैं, बल्कि अन्य सभी मित्रों, परिवार या साथियों के साथ करते हैं। संवेदनापूर्ण शब्द विशेष रूप से आपके तनावपूर्ण रिश्तों में आपको अधिक संवेदना आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान शब्दावली, इस तरह से मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। जादुई अभिव्यक्तियाँ, कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या परेशान कर रहा है। मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं की परवाह करना बंद कर दिया है क्योंकि तुम्हें मेरी समस्याओं की परवाह नहीं है। जादुई अभिव्यक्तियाँ, कृपया अपनी चिंताओं और समस्याओं को मुझसे साझा करें। तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। जादुई अभिव्यक्तियाँ, क्या तुम कृपया मेरे साथ रह सकते हो? मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं हर समय आपके बहाने सुनकर थक गया हूँ। कृपया अगली बार और मेहनत करें। हम परिणाम चाहते हैं, बहाने नहीं। आप हर समय मुझे नियंत्रण में बनाए रखने का और स्वार्थी होने का भाव रखते हैं। जादुई अभिव्यक्तियाँ, मुझे तब अच्छा लगता है जब आप मेरा ध्यान रखते हैं। कृपया आपसे मैं ये आशा रख सकता हूँ। इस नई शब्दावली के साथ अनुकूल होने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह छोटा सा बदलाव आपको कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देने जा रहे हैं। दूसरा है धन्यवाद। आभार सभी मानवीय भावनाओं में सर्वोत्तम है। आपके पास जो है उसके लिए जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि भविष्य में आपके पास आभार व्यक्त करने के लिए और भी अधिक होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रचुरता और आकर्षण की तीव्रता और प्रमाण
बढ़ाने के लिए सबसे आसान तकनीक कौन सी है? तो मेरा उत्तर होगा कृतज्ञता। कृतज्ञता की शक्ति की कोई बराबरी नहीं। धन्यवाद आज तक का सबसे शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और जादुई शब्द है। उसके आश्चर्य और प्रभाव को महसूस करना बहुत आसान है। वो आपको अपने जीवन में हर चीज़ के लिए आभारी महसूस करने में मदद करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह बड़े और बेहतर तरीके से अधिक चीज़ों को आकर्षित करने में आपकी मदद करता है। कृतज्ञता का अभाव आपको इन अजूबों से वंचित कर सकता है। लंबे समय तक चलने वाला आशावाद, खुशी का प्राकृतिक एहसास, अधिक से अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक कल्याण में वृद्धि, तनाव, अवसाद और चिंता के प्रभाव को बेअसर करने की क्षमता, बेहतर आत्मछवि और अधिक आत्मसम्मान, आपको अकेलेपन का एहसास दिए बिना अकेले रहने की खुशी, कठिनाई और परीक्षा के समय का सामना करने की क्षमता, सहन शक्ति और ऊर्जा स्तर में वृद्धि, बाहरी दुनिया के साथ मेल मिलाप की भावना का बढ़ना, वर्तमान क्षण से मन का अवगत रहना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृतज्ञता हमें उपरोक्त सभी वरदानों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति करा सकती है। अब जब आप कृतज्ञता के कभी न खत्म होने वाले लाभ को जानते हैं, तो अगला कदम आपके विचारों और शब्दों में इसे शामिल करने में सक्षम होना है। अन्य सभी अभ्यासों की तुलना में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाना एक अत्यधिक लाभ देने वाला अभ्यास है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं और आपका ध्यान सभी नकारात्मक घटनाओं से हटा सकते हैं, जैसे जलन, मनोदशा में बदलाव, चिंता, तनाव, घबराहट आदि। आप केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि क्या अच्छा है। हालांकि कभी-कभी लोगों को लगता है कि आभार व्यक्त करना वास्तव में मुश्किल है, इसलिए कि वे खुद को इतनी नकारात्मकता से भर रहे हैं कि वे अपने जीवन में चल रही अच्छी चीज़ों को देख पाने में असमर्थ होते हैं। यदि आप इस श्रेणी से संबंधित हैं, तो यह पहली बार में आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदल जाएगी और यदि आप वास्तव में इसे बनाए रखेंगे, तो आप परिवर्तन तेज़ी से हो जाएगा। कृतज्ञता हमारे अतीत का बोध कराती है, आज के लिए शांति लाती है और कल के लिए एक दृष्टि पैदा करती है। दैनिक आधार पर कृतज्ञता का अभ्यास करने का एक प्राथमिक तरीका यह है: एक छोटी नोटबुक, डायरी, बुलेट जर्नल या अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप पर एक एप्लीकेशन रखें और प्रत्येक दिन के लिए कम से कम 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, किसी बड़ी चीज़ को लिखने का दबाव महसूस ना करें। अभ्यास का पूरा मकसद छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना है, क्योंकि वे लंबे समय में एक आदर्श और बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, आप स्वादिष्ट दोपहर भोजन के लिए आभारी हो सकते हैं, सुखद मौसम के लिए, मॉल में पार्किंग की जगह के लिए या अपनी आँखों के लिए जो इसे पढ़ सकती है। अभ्यास व्यक्त करने में कोई रोक नहीं है। 5 चीज़ों के साथ शुरुआत करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जब आप इसका आनंद लेना शुरू कर देंगे, तो आप असंख्य चीज़ें लिख पाएंगे जिनके लिए आप हर दिन आभारी होते हैं। रात को सोने से पहले इस तकनीक को करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आप सकारात्मक विचारों के साथ सो सकते हैं। यहाँ तक कि सोते समय भी आपका अवचेतन मन इस सकारात्मक विचारों को बढ़ाएगा। संभावना है कि अगले दिन आप इसी तरह जीवंत और खुशी विचारों के साथ जागेंगे। मैं इसे रचनात्मक आभार कहता हूँ, क्योंकि इस पद्धति के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपके जीवन का कोई हिस्सा है जिससे आप बहुत खुश नहीं हैं, तो आप इस अभ्यास को अपने जीवन के उस हिस्से की तरफ मोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी विशेष दिन जब आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो आप लिख सकते हैं कि मैं स्वास्थ्य के महत्व का एहसास करने के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। वैकल्पिक रूप से, यदि आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में एक विशिष्ट चीज़ को आकर्षित करने की आवश्यकता है, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, धन या संबंध, तो आप यह भी कर सकते हैं। इस अवधारणा की बेहतर समझ के लिए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। रिश्तों के लिए मौजूद, मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जिनमें मैं घिरा हुआ हूँ और जिस तरह की चीज़ें उनसे सीख रहा हूँ, वे मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। हर कोई, या विशेष रूप से कोई, मुझे खुश कर रहा है और मेरी भावनात्मक भलाई में योगदान दे रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अधिक आकर्षित करना,
मैं अपने जीवन में जिस तरह के लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ उसके लिए मैं आभारी हूँ। वे मुझे एक व्यक्ति के रूप में समझने में सक्षम हैं और मेरे भविष्य को अद्भुत आकार देने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं नए दोस्त बनाने के लिए बेहद उत्साहित हूँ और मैं व्यक्तिगत और मेरे पेशे से जुड़े दोनों ही तरह के दोस्त लगातार आकर्षित और प्राप्त कर रहा हूँ। इस अद्भुत साझेदारी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन के लिए मौजूदा मैं उन सब चीज़ों के लिए विनम्र हूँ जो मेरे पास है और जिन चीज़ों को पाने की मैं क्षमता रखता हूँ। अपने परिवार का आधार बनकर जो कुछ भी उन्हें देने की मैं काबिलियत रखता हूँ उसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। यही सब कुछ सारे समाज को भी मिले इसकी मैं कामना करता हूँ। अधिक आकर्षित करना मैं लगातार अपने और अपने परिवार के लिए अधिक धन और समृद्धि आकर्षित कर रहा हूँ। यह मुझे उनका समर्थन करने और उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख देने में मदद कर रहा है। मेरा धन निरंतर और व्यवस्थित रूप से बढ़ रहा है। अपने प्रियजनों के लिए योगदान करना सबसे बड़ा आनंद है और मेरी इच्छा है कि हर कोई इसका अनुभव कर सके। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए मौजूदा मैं हर दिन पूरी तरह से स्वस्थ और खुश महसूस करता हूँ। मैं अपने जीवन और इस अद्भुत नए दिन के लिए आभारी हूँ जो मुझ में नया जोश और प्राण शक्ति ला रहा है। मैं अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। अधिक आकर्षित करना प्रत्येक बीतते दिन के साथ मैं न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और खुश और सुधार ला रहा हूँ। मैं सदा आभारी हूँ कि हर कोई अपने जीवन में स्वस्थ और खुशहाल है और वे बेहतर समृद्धि और संभावनाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आत्म छवि के लिए मौजूदा मैं जिस तरह भी हूँ उससे खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मेरा खुद के लिए जो प्यार है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता या वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के नियंत्रण में हूँ। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ। धन्यवाद। अधिक आकर्षित करना मैं लगातार अपने आप को अपने परिवार और बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए एक बेहतर व्यक्ति बनने और विकसित होने की आवश्यकता के साथ जी रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व को उभारने वाली सभी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर एक बेहतर आत्मछवि को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं भावनात्मक रूप से खुश होने जा रहा हूँ और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना खुद को प्यार करता हूँ। धन्यवाद। इन उदाहरणों से मुझे यकीन है कि आप हर दिन कृतज्ञता के माध्यम से रचनात्मक रूप से काम करने में सक्षम होंगी। तीसरा, जादुई अभिव्यक्तियाँ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना मतलब एक कैदी को मुक्त करना है और यह अनुभूति पाना कि वह कैदी आप थे। जीवन में हम जो सबसे आम गलतियां करते हैं उनमें से एक है क्षमा शब्द का अपर्याप्त उपयोग। हम में से अधिकांश लोग अपने क्षमाशील व्यवहार के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं। हमारा अहंकार हमें क्षमा करें कहने से और इस तरह आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बजाय हम अपने झगड़े, लड़ाई और बहस को बढ़ाते हैं और दूसरे व्यक्ति से पहले माफ़ी मांगने की प्रतीक्षा करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरे व्यक्ति के पहले माफ़ी मांगने का इंतज़ार करना, खासकर जब रिश्तों में तनाव हो। हालांकि हमें एहसास नहीं होता है कि कितनी आसानी से क्षमा करें जैसा मधुर शब्द मन की चोट को ठीक कर सकता है और हमारी माफ़ करने और भूलने की आदत को बढ़ावा दे सकता है। यह आपसी समझ और विश्वास को पुनः स्थापित करता है और दूसरे व्यक्ति को अधिक सहज और सम्मानित महसूस कराता है। यह बंधन को मजबूत करता है। मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के प्रतिभागी हर बार क्षमा की शक्ति का अनुभव करते हैं। वर्कशॉप के दूसरे दिन मैं उन्हें मेंटल हाउस क्लिनिक नामक रिश्ते की व्यवहारिक तकनीक के माध्यम से अवगत कराता हूँ। इस प्रक्रिया के एक हिस्से में प्रतिभागी किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने के उद्देश्य से संपर्क करते हैं जिसके साथ उनका कोई 5, 10 या 15 साल पहले झगड़ा हुआ हो। पति पत्नी, सास बहू, भाई बहन, 2 बिजनेस पार्टनर के बीच झगड़े और बहस के लम्हे एक झटके में साफ हो जाते हैं जब वे एक शब्द सॉरी की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह सब कुछ आपके अहंकार को पिघला देता है और दूसरे व्यक्ति के अहंकार को भी यह प्यार में प्रवेश करने के लिए जगह बनाता है। याद रखें, प्यार और अहंकार एक ही जगह एक साथ नहीं रह सकते। हर सांस में प्यार अंदर लें और हर सांस में क्षमा बाहर निकालें।
मैं 29 साल का था और मैं अपने माता-पिता से लगातार बहस करके थक गया था। मैं एक ऐसे मुकाम पर आ गया था जहां मैं उनसे घृणा करने लगा और उनसे बात करने की परवाह भी नहीं करता था। इस प्रक्रिया में मेरा व्यक्तिगत और शैक्षणिक जीवन प्रभावित हुआ। मैं इतना विद्रोही हो गया था कि घर में कभी भी मेरी शांतिपूर्ण बातचीत नहीं होती थी। जब भी मैं उनकी तरफ देखता, मुझे यही लगता कि मैं जो चाहता हूँ वह करने से मुझे वो लोग रोकना चाहते हैं या मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। मैं चीज़ों को उनके नज़रियों से नहीं देख सकता था, बदले में मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता था और हर बहस को जीतना चाहता था। प्रतिदिन हालात बिगड़ते गए, मैं न केवल अपना जीवन खराब कर रहा था, बल्कि अपने माता-पिता का भी। परिवार में कुछ भी सम्मान या विश्वास नहीं बचा था। हमने कई परिवार परामर्श सत्रों में भाग लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान मैंने 30 जून और 1 जुलाई 1998 को चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में भाग लिया। मैंने विशेष रूप से उस वर्कशॉप में भाग लिया क्योंकि मैं इस प्रमुख पारिवारिक समस्या से गुजर रहा था और इसका समाधान चाहता था। वर्कशॉप के दूसरे दिन स्नेह ने व्यवहारिक तकनीक के साथ संबंधों पर एक आंखें खोलने वाला सत्र आयोजित किया। मैंने उस तकनीक को अपनी बंद आँखों के साथ 20 मिनट के लिए किया और उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए और उस वर्कशॉप में बैठे सभी लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। पूरे सत्र के बाद मुझे यह व्यक्त करने का मौका दिया गया कि मेरा उस तकनीक को लेकर अनुभव कैसा रहा। उस वर्कशॉप में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। मैंने अपने दिल की बात रोते और पछताते हुए की। मैंने स्नेह से कहा, मैं एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ और मुझे अपने माता-पिता से नफरत है। उन्होंने मुझे अपने माता-पिता के रूप में मिले आशीर्वाद का एहसास कराने के लिए दर्शकों के सामने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उस तकनीक और बातचीत के बाद मेरा संपूर्ण दृष्टिकोण बदल गया। सौभाग्य से उस वर्कशॉप में मेरी माँ भी मौजूद थी। एक भी सेकंड देर किए बिना मैं उनके पास गया और उनके गले लगाकर सबसे शक्तिशाली शब्द सॉरी कहा। मेरी माँ और मैं बहुत रोए। वहाँ मौजूद हर प्रतिभागी की आंखों में आंसू थे। उस पल ने मेरे लिए सब कुछ बदल गया। आज मेरे परिवार में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हमारे बीच अविश्वसनीय एकता, सम्मान, प्रेम और स्वतंत्रता है। हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक शब्द सारी ने मेरे परिवार की साथ के संबंध कैसे बदल दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतनी जादुई शक्ति थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने बिना किसी शर्म या अहंकार की 400 लोगों के सामने माफ़ी मांगी। मेरा यकीन कीजिए, शब्द सॉरी में मुझे छोटा नहीं बनाया, बल्कि इसमें मुझे मजबूत और निडर बनाया है। अगर सॉरी आत्मबोध और दिल से आता है तो यह किसी भी खराब हो चुके रिश्ते का चेहरा बदल लेता है। हर्ष ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए ज़्यादातर लोगों की हिम्मत नहीं होती। अपने अहंकार को तोड़ना और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना आसान नहीं है। माफ़ी मांगते समय निम्नलिखित 6 चीज़ों पर विचार करें। पहला, सॉरी सिर्फ किसी और शब्द की तरह न कहें, यह एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। माफ़ी मांगने के ईमानदार प्रयास से कभी-कभी आपकी गलती न होने पर भी दूसरे व्यक्ति को आपके नज़रिए से चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि सॉरी कहने का मतलब है कि आप उनके विचार के लिए भी खुला नज़रिया रखते हैं। यह केवल करुणा से निकला होना चाहिए, अहंकार से नहीं। दूसरा, जिस तरह से आप माफ़ी मांगते हैं वह वास्तव में संवाद की शुरुआत के लिए रास्ता खोलता है। यह सहानुभूति को जगाता है और अंततः साहस दिखाता है। क्षमा करें इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमने कोई गलती की है या दूसरा व्यक्ति सही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कुछ क्षुद्र मुद्दों से अधिक रिश्तों को महत्व देते हैं। तीसरा, माफ़ी मांगने से आप उस आंतरिक रुकावट को दूर करते हैं जो अनजाने में आपको भीतर से नुकसान पहुंचा रही थी। आपके खेद महसूस करने पर दूसरे व्यक्ति से खुशी से जवाब देने की उम्मीद ना करें, क्योंकि यह सिर्फ उनके लिए नहीं, यह आपके लिए है। याद
रखें कि सॉरी कहने का मतलब अपराध बोध का प्रवेश नहीं है और न ही यह खुद को कमजोरी की स्थिति में रखना है। छोटे छोटे असंतोष को बिना किसी कारण मन में रखना हमें और दूसरे व्यक्ति को काफ़ी दुखी करता है। सॉरी कहना हमेशा आपको ऊंचे आसन पर रखता है। आप देने वाली ऊर्जा हैं। चौथा, सही समय होने का ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के साथ आपने गर्म बातचीत की है उसे ठीक होने में समय लगेगा और आपको भी थोड़े समय की आवश्यकता होगी। इसलिए अपना समय लें और फिर माफ़ी मांगें। इस तरह आपकी माफ़ी अधिक सार्थक हो जाएगी। पाँचवां, हमेशा लेकिन शब्द को छोड़ना सुनिश्चित करें। सोचिए, अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे और लेकिन के साथ इस तरह की माफ़ी मांगे, मुझे खेद है लेकिन यह आपकी गलती थी, मुझे खेद है लेकिन मेरे इरादे आपसे बेहतर हैं, मुझे क्षमा करें लेकिन आप गलत हैं, मुझे खेद है लेकिन आपको अधिक सावधान रहना चाहिए था। यह नकली, आधा अधूरा और असंवेदनशील लगता है, इसलिए लेकिन के उपयोग से बचें। 6. खुद को सही तरीके से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। लोग शब्दों को केवल एक निश्चित सीमा तक समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से भी बहुत कुछ संवाद होता है। जब भी आप क्षमा चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे दृढ़ विश्वास के साथ और अपनी शारीरिक भाषा पर एक निश्चित निगरानी के साथ करते हैं। यह दिखाने के लिए कि वास्तव में आपके लिए उस विशिष्ट व्यक्ति द्वारा क्षमा किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। माफ़ी मांगते समय हमेशा आंखें मिलाए रखें। लोग आमतौर पर संदिग्ध व्यवहार या छिपे हुए एजेंट के रूप में आंखों के संपर्क में कमी का अनुभव करते हैं। यदि अभी भी आपके दिमाग में दो तरह के विचार हैं तो मैं कुछ बुनियादी वाक्यों को सूचीबद्ध करना चाहूँगा जो दुखदाई हो सकते हैं और हम इन स्थितियों को से कैसे कह सकते हैं कि क्षमा चाहता हूँ। हालात, वर्तमान आदत और जादुई अभिव्यक्तियाँ। पहला, अपने कर्मचारी की गलती ना होने पर भी उन पर चिल्लाना। प्रतिक्रिया आमतौर पर मूक बने रहना है, बात नहीं करनी है। मुझे क्षमा करें, मैंने इसे आपकी गलती माना। मुझे आप पर आरोप लगाने से पहले सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। अपने काम से संबंधित गुस्सा अपने परिवार पर निकालना। मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने को खाना नहीं चाहता। मुझे इस घर की सभी चीज़ों से नफरत है। तुम लोग कभी समझते नहीं और कभी समझोगे भी नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुर्भाग्य से मैं अभी अपने काम का तनाव सहन करने में असमर्थ हूँ। मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दें और मैं कुछ समय में वापस सामान्य हो जाऊँगा। अपने साथी के साथ लड़ाई। तुम कभी मेरे दृष्टिकोण से नहीं देखते, तुम गलत हो, मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। मुझे इतना असंवेदनशील होने के लिए खेद है, मैं और ध्यानपूर्वक रहूँगा। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। अपने सहयोगी के साथ झगड़ा। तुम क्यों नहीं समझते, मुझे ज़्यादा अच्छी तरह पता है। मुझे अपने अहंकार के बारे में खेद है, मुझे आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। यह समय है कि आप इस जादुई अभिव्यक्ति "मैं माफ़ी चाहता हूँ" का उपयोग सही तरीके से करें और अपने रिश्तों को ठीक करें। पाँचवां, मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसेमंद होना प्यार होने की तुलना में अधिक प्रशंसनीय है। भरोसा हर रिश्ते का आधार है, व्यक्तिगत या पेशेवर। किसी भी विश्वास करना, आत्मविश्वास का निर्माण करने और रिश्ते मजबूत बनाने के लिए और उन पर आपके प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सबसे बेशकीमती विशेषाधिकार है। व्यावसायिकता के संदर्भ में भले ही आपकी नौकरी कितनी बड़ी हो या आपकी कंपनी आज कितनी बड़ी हो गई हो, अगर आप 5, 10 या 20 साल पीछे देखें, आप समझ जाएंगे कि यह आप पर किसी का भरोसा था जिसने आज आपको यह मुकाम दिया है। दुर्भाग्य से आप इस शिष्टाचार को दूसरों तक पहुंचाना शायद भूल गए हैं। आपके निजी जीवन में भी अशांति मुख्य रूप से विश्वास की कमी के कारण होती है। लगातार बेचैनी की स्थिति में रहना और हमेशा संदेह में रहना आपके साथी के साथ रिश्ते को तनाव में डालता है और आपके व्यवहार को बिगाड़ता है। केवल ये कहकर कि मुझे आप पर भरोसा है या मेरा आप पर विश्वास है, आप एक निर्भरता और सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम को प्रभावी ढंग से करवाने में सक्षम हैं और साथ ही आपकी समझ से एक साथ
त्रुटिहीन बंधन को बनाते हैं। विश्वास जीवन का गोंद है। यह प्रभावी संवाद में सबसे आवश्यक घटक है। यह मूलभूत सिद्धांत है जो सभी रिश्ते को बनाए रखता है। कल्पना कीजिए कि एक बेटा परीक्षा में असफल होने के बाद घर में उदास बैठा है। उसके कंधे लटके हुए हैं, चेहरा सुस्त है और शर्म से वह किसी के साथ आंख नहीं मिला सकता है। उसकी आंखों में शर्म के सिवाय कुछ नहीं है और खुद पर विश्वास वह खो चुका है। जब वह सीढ़ी पर बैठा निराश महसूस कर रहा था तो उसके पिता उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप यह सुनकर बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट और विश्वास की आपसी की कल्पना कर सकते हैं? भरोसा करना यानी दूसरों में वो क्षमता देख पाना है जो वे खुद में नहीं देख सकती। यह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को मजबूती से जोड़ता है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, यह कहते वक्त अपने दिल और आंखों में सच्चा भाव होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। याद रखें, व्यक्ति केवल आपकी बात नहीं सुन रहा है बल्कि आपकी शारीरिक भाषा भी देख रहा है। पाँचवां, मुझे तुम पर गर्व है। मत भूलना कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी भावनात्मक ज़रूरत सराहना महसूस करना है। प्रत्येक मनुष्य तीनों चीज़ों का भूखा है: स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा। प्रशंसा की विधि आपको अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क बनाने का अवसर देती है और उनके प्रयासों की सराहना करके सचमुच उन्हें धन्यवाद देती है। पिछली बार कब आपने किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना की थी जिसने आपकी मदद की? जरूरी नहीं कि वह किसी बड़ी चीज़ के लिए हो। आपको सबसे बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए जो वे आपको देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद होता है, जो आपके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाता है, या आपका कर्मचारी जो आपकी कंपनी के लिए हर दिन अतिरिक्त घंटे काम करता है। इनकी अधिक सराहना करने के लिए आपको किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? मुझे तुम पर गर्व है। दूसरों की प्रशंसा करने के लाभ को जानने के बावजूद हम अभी भी इस व्यवहार और इन शब्दों से परिचित नहीं हैं। यही कारण है कि हम उदासीनता और गुस्सा महसूस करते हैं। कभी-कभी दर्द इस तरह की उदासी और गुस्से से परे हो जाता है। यहाँ बिना प्रशंसा के एक दिन का चित्रण किया गया है। यानी जब आप जादुई अभिव्यक्ति मुझे तुम पर गर्व है को अपने जीवन से हटाते हैं, तो जब आपका बच्चा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता जितनी उसे उम्मीद होती है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कल्पना करें कि आपका बच्चा किस स्थिति से गुजरता होगा जब आपका कर्मचारी आपकी अपेक्षाओं के अनुसार अपना काम पूरा नहीं करता है। मुझे आपको इतना महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपना चाहिए था। ऐसे कर्मचारी भी हैं जो आपकी कंपनी की प्रगति के लिए दिन रात काम करते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, यह शर्मनाक है। आपने मुझे चोट पहुंचाई है। उन्होंने आपकी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक ईमानदार प्रयास किया। जब आपका साथी कुछ नया करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, आपको यह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी सहूलियत से परे जाने की हिम्मत की है। हालांकि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में यदि हम अपने आसपास दूसरों की सराहना करते हैं तो चीज़ें जैसे परिवर्तित होगी। इतनी मेहनत करने और भाग लेने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम एक प्रतिभाशाली बच्चे हो और मुझे तुम्हारी माँ पिता होने पर गर्व है। यह हमें से अच्छे व्यक्ति के साथ हो सकता है। मुझे आपकी बढ़िया कोशिश और अपनी कंपनी को इतने बड़े लोगों के सामने सबसे अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप पर गर्व है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। हमें अपने संबंधों पर बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर गर्व है। आपने जो किया उसे करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाता। मुझे आप पर गर्व है कि आपने कोशिश तो की। हम लोगों की सराहना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं के साथ उनके व्यवहार या कार्यों की तुलना करते हैं। यह मुख्य कारणों में से एक कारण है। अपनी अपेक्षाओं को बदल दीजिए। सराहना के साथ जल्द ही आप एक बदलाव महसूस करेंगे। प्रशंसा करने की यह प्रथा हमारे जीवन में अभ्यास के माध्यम से लाई जा सकती है। जब मैं 29 साल का था तब में से मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थी। तब से लेकर अब तक सब कुछ एक बोनस है।
स्टीफन हॉकिंस। यहाँ आपको नियमित रूप से प्रशंसा करने में मदद करने के लिए एक प्रशंसनीय साप्ताहिक दिनचर्या का एक उदाहरण तैयार करके दिया जा रहा है। जितना अधिक आप यह करते हैं, संभावना है कि आपके जीवन में सकारात्मक शब्दों द्वारा प्रशंसनीय चीज़ों की संख्या बढ़ेगी। अपनी प्रशंसा में विशिष्ट होना मत भूलिए। पहला दिन, जो आपका भोजन पकाता है उस व्यक्ति को बताएं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, या आपको उत्तम शिक्षा और सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने पिता की प्रशंसा करें। दूसरा दिन, अपने परिवार के सदस्यों में से एक या अधिक की उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा करें। इन उपलब्धियों को व्यवसाय उन्मुख या बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी माँ गृहिणी है तो उन्हें बताएं कि वह कैसे घर को बनाए रखने में और सारी चीज़ों का प्रबंध करने का एक अद्भुत कार्य कर रही है। 9 से 5 काम करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन उनका काम है। आपकी माँ को यह जानना चाहिए कि वह वास्तव में कितनी अद्भुत है। तीसरा दिन, अपने बच्चों की हर दिन स्कूल, कॉलेज, उनके करियर के लिए या उनके काम पर किए गए प्रयासों के लिए प्रशंसा करें। इन दिनों बच्चों अपने जीवन में कम उम्र में ज़्यादा दबाव वाली जीवन शैली से गुजरते हैं। यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप प्यार और देखभाल के लिए अपने साथी की सराहना कर सकते हैं, या अपने पड़ोसी या रिश्तेदार की प्रशंसा कर सकते हैं। चौथा दिन, अपने कर्मचारियों को यह बताएं कि आप उनकी मेहनत की सराहना करते हैं। पाँचवां दिन, अपने मित्र, व्यावसायिक सहयोगी या सहकर्मी को कॉल करें और उन्हें बताएं कि आप उनके समर्थन, समय और ऊर्जा की सराहना करते हैं। छठा दिन, अपने नौकर, ड्राइवर या चौकीदार की यह कहकर प्रशंसा करें कि वे आपकी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। सातवां दिन, आप जिस तरह के अवसर प्राप्त कर रहे हैं और आपको अपार खुशी मिल रही है, उसे देने के लिए प्रभु की या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति जिसे आप मानते हैं, उसकी प्रशंसा करें। एक सप्ताह के लिए दिन में कम से कम एक बार ऐसा करें और फिर दिनों में फेरबदल करें और दोहराएं। रचनात्मक रहें और यदि आप चाहते हैं तो अपना खुद का अनुक्रम बनाएं जिसकी पहले सराहना करनी हो, करें, लेकिन इसका अपने दिल से पालन करें। यह पूरी ईमानदारी से करें। यह वास्तव में आपको विनम्र बनाता है और अपने आसपास के अन्य लोगों को खुद के बारे में बेहतर महसूस कराने में मदद करता है। छठा दिन, मुझे आपकी ज़रूरत है। बहुत से लोग असहाय महसूस करते हैं केवल इसलिए कि उनके पास किसी और से मदद मांगने की इच्छा शक्ति नहीं है। मुख्यतः उसकी वजह है उनका अहंकार। लेकिन वास्तविकता क्या है? आप केवल 4 शब्दों का उच्चारण करके इस दुख से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। मुझे आपकी आवश्यकता है। किसी और की ज़रूरत होना एकदम स्वाभाविक है। वास्तव में इसके बारे में सोचिए। क्या आप इस दुनिया में दूसरों की मदद के बिना कुछ भी कर सकते हैं? ध्यान से विचार करें। हमें खुशी के लिए दोस्तों और प्रियजनों की आवश्यकता है। हमें शांति के लिए आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता है और हमें स्थिर आय के लिए एक स्थिर नौकरी या व्यवसाय की आवश्यकता है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। यह कितनी बुनियादी बात है। जब रिश्तों की बात आती है तो हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी ज़रूरत के बारे में साफ नहीं कहते हैं। खासकर लड़ाई या बहस के बाद वह क्या है जो हमें रोक रखता है? हम में से कई लोगों के लिए एक चीज़ जो हमें मदद लेने से रोकता है में अहंकार से भी ज़्यादा प्रभाव डालती है, वह है डर। बहुत ज़रूरतमंद या बहुत हताश दिखने का डर। इसके फलस्वरूप हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। पुनः विचारों, शंकाओं और अनंत हताश की स्वयं की गई चोट हमारे लिए चीज़ों को अत्यधिक जटिल बनाती है। लेकिन बस एक साधारण बात है जो हम सभी को करनी है। बस दूसरे व्यक्ति को बताएं कि हमें उनकी कितनी सख्त ज़रूरत है। यदि आपकी भावनाएं शुद्ध है तो वे आपका सम्मान करेंगे और इससे संबंधित पक्षों के बीच एक विशेष बंधन या समझ पैदा होगी। हम सभी को यह महसूस करने की आवश्यकता होती है कि हम दूसरों के जीवन में मूल्यवान योगदान कर रहे हैं।
जब हम मजबूत दिखाई देकर अपनी भावनाओं को फंसाने की कोशिश करते हैं तो हमारी विचार शक्ति पर उसका प्रतिकूल असर होता है। हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, फिर भी हम खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने आप पर दबाव डालते हैं। कभी हम कमज़ोर पड़ जाएं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, और जिस व्यक्ति से आपको मदद की आवश्यकता होती है उसे अपनी मुश्किल बताना आवश्यक है। उसे ये बताना ज़रूरी है कि आपको उसकी ज़रूरत है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे हम खुद को मूर्ख बनाते हैं और मामलों को उलझाते हैं, और कैसे हम इस जादुई अभिव्यक्ति का उपयोग करके इसे बदल सकते हैं। वर्तमान शब्दावली। आप जब चाहें इस कार्यालय को छोड़ सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जादुई अभिव्यक्तियाँ। आप एक मूल्यवान कर्मचारी हैं, हमें आपके जैसे ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है। अपने फैसलों पर पुनः विचार करें और हमें छोड़ने का फैसला करने से पहले सभी मापदंडों पर अपने फैसले को तौलें। वह अपने बारे में क्या सोचती है? मैं अपने आप को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह उतावलापन सा लगता है, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है और इसे व्यक्त करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे अपनी देखभाल करने के लिए पापा की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर बेहतर काम कर सकता हूँ। आज सुबह हमारी लड़ाई के बाद मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। मैं आपके बिना यह नहीं कर सकता, पापा मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में अभिमानी हो गई है, मुझे जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं उसके बिना भी अच्छा कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम इस निरर्थक लड़ाई को भूल जाएं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना उलझ जाएगी। 7वां, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी का आपसे गहरा प्यार करना आपको ताकत देता है, जबकि किसी से गहराई से प्यार करना आपको हिम्मत देता है। मेरी 4 दिवसीय वर्कशॉप अल्टीमेट लाइफ के संबंध सत्र के दौरान मैं अक्सर अपने प्रतिभागियों से पूछता हूँ, क्या आपके साथी को आई लव यू कहना महत्वपूर्ण है? उनमें से ज़्यादातर, विशेष रूप से पुरुष वर्ग, हमेशा मुझे एक आम जवाब देते हैं, मेरी साथी पहले से ही जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे यह कहकर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मेरी सामान्य प्रतिक्रिया है, फिर जब आप उनसे नाराज़ या परेशान होते हैं तो तब भी आपको बोलने की आवश्यकता कहाँ होती है? वह पहले से ही जानती हैं कि आप नाराज़ हैं। अगर आपको आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो आई हेट यू कहने की क्या ज़रूरत है? यह सिर्फ एक वैवाहिक रिश्ते पर ही नहीं बल्कि अन्य सभी रिश्तों पर भी लागू होता है। आखिरी बार आपने अपने माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चों या दादा-दादी से कब कहा था कि मैं आपसे प्यार करता या करती हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि आमतौर पर लोग अपने निकटतम रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते? उन्हें लगता है कि भविष्य में ऐसे शब्द कहने के लिए पर्याप्त समय है। वे अपना करियर, पैसा या जीवन बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल जाते हैं कि वास्तविक जीवन उनके रिश्तों पर निर्भर करता है, और आप सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं, उन्हें केवल आई लव यू कहकर। अंत में आपको बस इतना करना है कि आप अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशी बांटें या साझा करें। आपके सभी कार्यों के पीछे का उद्देश्य पैसा या काम नहीं है, बल्कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वे हैं। अपने जीवन के अंतिम दिन पर आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास अधिक धन या व्यवसाय हो। एकमात्र अफसोस यह होगा कि आपने अपने परिवार या प्रियजनों को पर्याप्त प्यार या समय नहीं दिया। यहाँ प्यार का मतलब खुशी की निरंतर भावना है जो आप अपने प्रियजनों के लिए अपने दिल में रखते हैं। इसका मतलब है कि उनका आपके पास होने की आवश्यकता महसूस किए बिना खुश रहना। यह एक दूसरी दूरी रखने पर भी एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करना है, और लगातार दूसरों के लिए हमेशा मन में शुभकामनाएं होना है। यह सबको उनकी आज़ादी देने और किसी और को प्रतिबंधनात्मक महसूस नहीं करने के बारे में है। जब आप प्यार का प्रतीक बन जाते हैं
तो जो आप चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने का साहस जुटा पाना कभी मुश्किल नहीं होगा। कोई डर नहीं होगा और आप हमेशा महसूस करेंगे कि आप जीवन की सभी क्षुद्र समस्याओं से ऊपर हैं। जीवन भर हमने महसूस किया है कि हमें प्यार करने के लिए साहस की आवश्यकता है, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। प्यार करना ही साहसी होना है और फिर भी वास्तव में हम इसे व्यक्त करने में असमर्थ हैं। असल में कभी-कभी केवल एक ही व्यक्ति जो आपके प्यार से अनजान है, वह वही है जिसे आप प्यार करते हैं। जब कोई आई लव यू कहता है तो यह सिर्फ 3 शब्दों से बहुत अधिक है। यह गहराई के बारे में है, भावनाओं के बारे में है, तीव्रता के बारे में है। प्रेम संक्रामक है। जब आप मौखिक रूप से दूसरों के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो वे और भी अधिक प्यार का अनुभव आपको कराते हैं। इस अभिव्यक्ति को कहना दूसरे व्यक्ति को आपके प्रति उनके प्यार के लिए पुरस्कृत करने जैसा है। और याद रखें, जो कुछ भी पुरस्कृत किया जाता है वह दोहराया जाता है। मैं इसे अक्सर अपने घर में देखता हूँ। जब मेरी पत्नी और माँ एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, वे कभी भी आई लव यू कहने से नहीं चूकते। खासकर जब कोई जन्मदिन, त्यौहार या परिवार में कोई विशेष कार्यक्रम हो, ये वास्तव में एक दूसरे के लिए अपना स्नेह दिखाना सुनिश्चित करते हैं। इस वजह से मैंने सबसे प्यारे सास-बहू के रिश्ते को उन दोनों के बीच पनपते देखा है। यह जादुई अभिव्यक्ति आपको दूसरे व्यक्ति के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कराती है। आप उन चीज़ों से बचना सीखते हैं जो आपको उनके बारे में पसंद नहीं है। समय के साथ यह एक आदत बन जाती है। अन्य सभी जादुई अभिव्यक्तियों में से जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, उसे यह बताना बेहद ज़रूरी है कि आप उससे प्यार करते हैं। क्यों? ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रिश्ता वर्तमान स्थिति उन्हें आई लव यू कहना शुरू करने के बाद माँ, उसे लगता है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते। वह सराहना महसूस करती है और आपको कई गुना ज़्यादा प्यार करती है। पिताजी, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको जो कुछ भी प्रदान किया है वह पर्याप्त नहीं है। वह उस स्थिति पर गर्व महसूस करते हैं जो आप बन गए हैं। भाई बहन, उन्हें लगता है कि वे हमेशा आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आपके लिए एक अजनबी हैं। उन्हें लगता है जैसे वे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा हैं, जैसे आप उनके हैं। पति-पत्नी, वे नहीं जानते कि क्या वे पर्याप्त कर रहे हैं या आप उनके साथ अपना जीवन बिताते हुए खुश हैं या नहीं। वे अपने प्यार के बारे में और अधिक मुखर हो जाते हैं, जिससे विश्वास पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बन जाता है। 8वां, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जानते हैं वह कौन-सा महत्वपूर्ण विचार है जो दिन भर मेरे दिमाग पर हावी रहता है? वह यह है कि मैं आपके लिए क्या अधिक कर सकता हूँ। अपने वर्कशॉप और सेमिनारों का संचालन करते समय मेरा प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य सिर्फ एक अभिव्यक्ति में व्यक्त किया जा सकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और यह सरल वाक्य मेरे लिए कैसे काम करता है, यह मुझे दिशा और सकारात्मकता की भावना के साथ-साथ कड़ी मेहनत करने की ऊर्जा देता है, क्योंकि मैं नए लोगों से मिलने के लिए लगातार तैयार और उत्सुक हूँ। उनकी चिंताओं को समझता हूँ और किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ। किसी के माँगने पर या उनकी स्पष्ट माँग के बिना मदद करना हमेशा सराहनीय होता है। यह अभिव्यक्ति मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके दृढ़ संकल्प, तत्परता और किसी और को मदद की पेशकश करने के लिए बहुत खुशी व्यक्त करता है। ज़्यादातर हम बहुत आसानी से नाराज़ हो जाते हैं जब कोई हमारे पास उनके संघर्ष को लेकर मदद मांगने आता है और कभी-कभी हमारी प्रतिक्रिया कठोर होती है। अब क्या है? मैंने तुम्हें बार-बार कहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि आप इस तरह के व्यवहार को भुगत चुके होंगे और इस तरह के असभ्य व्यवहार और शब्दों का अनुभव होने के बाद भी हम कभी-कभी बिना सोचे-समझे उसी अभ्यस्त के साथ दूसरे ज़रूरतमंदों को वही जवाब देते हैं। यदि आप उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपके साथ अच्छे होंगे? अपने साथियों की सेवा करने जैसा अच्छा कार्य कोई नहीं है। अशक्त की मदद करने से बड़ा कोई योगदान नहीं है। अच्छा काम करने जैसी कोई और संतुष्टि नहीं है। वाल्टर र्यूथर। इस जादुई अभिव्यक्ति का उपयोग करने के परिणाम इस प्रकार हैं। यह आपके
पास वापस आ जाएगा। यह एक अप्रत्याशित प्रभाव है। अन्य लोग भी आपकी छोटी ही मदद क्यों न हो, लेकिन मदद करने के लिए इच्छुक होंगे। यह लोगों से जुड़ने में मदद करता है। यह दूसरों में एक सुरक्षा और स्वतंत्रता का भाव पैदा करता है और आपके लिए नए मौके पैदा करता है। यह आपको तालमेल देता है, यानी यह आपको एक ही लक्ष्य और आकांक्षा रखने वाले लोगों के साथ मिलाता है, जिससे आपका विजन तेजी से पूरा हो सकता है, क्योंकि आप लगातार समान मानसिकता वाले लोगों से घिरे रहेंगे। यह समाज को बेहतर बनाता है। आप दुनिया में जिस बदलाव को देखना चाहते हैं, वह बदलाव आप बने। ठीक है ना? यह न केवल दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, बल्कि आपको आंतरिक पूर्ति का समाधान देता है। एक मनुष्य को नैसर्गिक रूप से अपना योगदान देने की आवश्यकता महसूस होती है। जब आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप वास्तव में अपनी आत्मा का पोषण कर रहे हैं और अपने आप को संतुष्टि और खुशी दे रहे हैं। जीवन में अधिक प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अधिक देना है। तो अब यह कहने के बजाय ये कहें, अब क्या है? तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें बार-बार कहा है, कोई बात नहीं, हम सब गलतियाँ करते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह! मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, हर समय बात करने का अच्छा समय है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो यह आपके और प्रकृति के बीच का लेन-देन है। जब आपके जीवन में सहायता की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। 9वां, आपको क्या लगता है? प्रभावशाली नेताओं को पता है कि प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि कैसे लें और आलोचना का सामना कैसे करें। वास्तव में वे उसी पर फलते फूलते हैं, यानी वे अपने काम के बारे में दूसरों से पूछते हैं, राय लेते हैं ताकि वे अपने कौशल को बढ़ा सकें। वे पूछते रहते हैं, आपको क्या लगता है? हमारे काम में सुधार नहीं होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम फीडबैक के लिए पूछने की पहल नहीं करते, और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम आलोचना को सही संदर्भ में स्वीकार नहीं करते हैं। एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि एक अनिवार्य पहल है। अपने सभी पसंदीदा ब्रांड और रेस्तरां श्रृंखलाओं के बारे में सोचें। वे सभी आपको एक प्रतिपुष्टि फॉर्म देते हैं, है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि वे बेहतर करना और बेहतर सेवा देना चाहते हैं। यदि आप फीडबैक नहीं लेते हैं, तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर हैं, जो सच्चाई से बहुत दूर होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों से उनकी राय पूछते हैं, तो वे भी आप तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। संक्षेप में, आपको इस जादुई अभिव्यक्ति को लागू करने में समस्या होगी, जब तक कि आप सुनिश्चित नहीं कर लें कि आलोचना को रचनात्मक रूप से कैसे लिया जाए। निम्नलिखित कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। जैसा हमने पहले कहा था, समझकर उत्तर दो, प्रतिक्रिया नहीं। पर्याप्त समय लो, आपको तुरंत कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग ठंडा रखो, सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय लो। जब आपकी आलोचना की जाती है, तब भी याद रखें कि वह आलोचना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमेशा इसके बेहतर पहलू पर ध्यान दें। पूरी बात सुनिए। जब कोई अपनी राय साझा कर रहा हो, तो बीच में मत बोलिए, उन्हें पूरा करने दीजिए। अधिक समझ और धैर्य रखिए, यह सब आपकी भलाई के लिए है। आभारी होना मत भूलिए, अच्छा, बुरा या गंदा, कम से कम आप जानते हैं कि आपको कहाँ और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। धन्यवाद एक जादुई अभिव्यक्ति है, याद है ना? यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक सभ्य होने की वजह से स्पष्ट और ईमानदार होने में असमर्थ है, तो उससे अधिक स्पष्टता के साथ पूछें, आपने उस हिस्से के बारे में क्या सोचा? क्या मैंने बहुत ज़्यादा कहा? क्या मेरा दृष्टिकोण विषय से बाहर था? क्या मेरे शब्दों का चुनाव गलत था? आपकी क्या राय है? मुझे जानना अच्छा लगेगा। मैंने जो किया है, क्या आपको वह अच्छा लगा? क्या यह प्रासंगिक था? कभी-कभी जब अन्य लोग पहल नहीं करते हैं, तो आपको बातचीत को कुछ ऐसा
कहकर शुरू करना चाहिए। मुझे पता है कि यह काम मेरे सबसे अच्छे काम में से नहीं था और शायद मेरी प्रस्तुति सही नहीं थी, इसलिए मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। अंत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फीडबैक मिलता है। गुस्सा करने के बजाय जिज्ञासु हो जाएं, यह आपको पूरे फीडबैक सिस्टम को एक सहज अभ्यास के रूप में देखने में मदद करेगा, न कि एक बोझ के रूप में। प्रतिक्रिया लेने के लिए विनम्रता चाहिए। इसे समझने, उसका विश्लेषण करने और उस पर उचित कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब आप इस जादुई अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं तो आपके करियर के अलावा आपके जीवन साथी, बच्चों, माता-पिता या भाई-बहन के साथ संबंध बहुत बेहतर हो सकते हैं। शुरुआत करने के लिए इसे सरल अवसरों पर और छोटी चीज़ों के लिए उपयोग करें, जैसे कपड़े पहनने के बाद आप इस पोशाक के बारे में क्या सोचते हैं। एक तत्कालीन मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हुए आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा। किसी से करियर मार्गदर्शन लेने या किसी को करियर मार्गदर्शन देने के लिए आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे अच्छा विकल्प क्या है, या परीक्षा के लिए अध्ययन, या मुझे कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, यह दूसरों को उनकी राय के बारे में पूछने की आदत को बढ़ावा देगा और जल्द ही आप अपने सुधार और प्रगति के लिए उसकी अभिव्यक्ति का उपयोग करना शुरू करेंगे। यह न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि दूसरे व्यक्ति को महत्व और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने का एहसास भी कराएगा। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते रहते हैं तो आपके संबंधों के बैंक में खाते में अधिक राशि जमा होगी। 10वां, बताओ क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे चेंज योर लाइफ सेमिनार में भाग लेने के बाद मुझसे मिलने पर जोर दिया। कुछ समय बाद जब वह वास्तव में मुझ तक पहुंचने में सफल रहा तो मैंने कहा, मुझे बताइए क्या हुआ। बदले में उसने बिना रुके बात की। स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी, सचमुच कुछ भी, उसे बात करने से रोक नहीं सकता था। उसकी बातें समाप्त हुई तब मैंने उससे पूछा, क्या कुछ और है जो आप कहना चाहोगे। जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं, वास्तव में मैं अभी बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यह सुहानी बातें केवल कहने के बारे में नहीं है। शब्दों का जादू सहज और धैर्य से सुनने में भी निहित है। ज़्यादातर समय हमारे रिश्ते उतने संतोषजनक नहीं होते हैं जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। ध्यान रहे, सुनने और ध्यान देकर सुनने में बड़ा अंतर है। सिर्फ सुनना तब होता है जब आप केवल शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं और भावनाओं पर नहीं। सुनना दिमाग से होता है और ध्यान से सुनना हृदय के माध्यम से होता है। संचार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक पत्नी को अपने पति से बातें करते हुए कल्पना करें, जिसमें वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हो। उसने अपना सारा दिन कैसे बिताया वगैरह बता रही है, और पति टीवी देखने में तल्लीन रहते हुए सुनने का नाटक कर रहा है। वह बस अपना सिर हिलाता है जैसे कि वह उसे सुन रहा है, जबकि वास्तव में वह बिल्कुल नहीं सुन रहा है। यह केवल श्रवण कहलाता है। सुनना तब होता है जब आप खुद को इस बात से जोड़ते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जब आप न केवल उनकी बातों को ध्यान से समझेंगे बल्कि उनका भावनात्मक समर्थन भी करेंगे। यह प्रभावी संचार का आधार है और संवेदनशील होने का सबसे सरल तरीका है। उदाहरण के लिए, आपका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त कई सालों के बाद आपकी मदद मांगने के लिए आता है। वह एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आप उसे क्या कहेंगे? अब तुम्हें मेरी याद आई इतने वर्षों के बाद, सिर्फ इसलिए कि तुम पैसे चाहते हो। क्या यह ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया नहीं होगी? इन कठोर शब्दों को कहने के बजाय क्या होगा? आप अपराध या क्रोध से भर जाएंगे, लेकिन इस बार अपने आप के लिए, यहाँ तक कि अगर आप उसे पैसे से मदद करने में असमर्थ हैं, तो आप लड़ने या गुस्सा करने के बजाय बस कह सकते हैं, मुझे बताओ क्या हुआ। अपने दिल को बड़ा करना और साहसी होना और लोगों को यह बताना कि आप उनकी परवाह करते हैं या उन्हें पसंद करते हैं या आपको लगता है कि वे विशेष हैं, तो यह आपको एक बेहतर, बड़े, दयालु, नरम, अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति बनाता है और केवल आपके जीवन में अधिक प्यार आकर्षित करता है। 10 जादुई भाव
कृपया धन्यवाद, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है, बताओ क्या हुआ। ये सभी असाधारण व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य अभिव्यक्तियों में से 10 हैं। वे अपने और दूसरों के लाभ के लिए इन जादुई वाक्यों का उपयोग करने का सही समय और स्थान जानते हैं। ये आसान हैं, फिर भी प्रभावी हैं। एक बार जब आप इनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी मनोदशा, अपने व्यवहार और यहाँ तक कि लोगों की धारणा में भी काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। आपका सभी जगह स्वागत और सम्मान होगा और प्यार मिलेगा। अपने दिल से और ईमानदारी के साथ इसमें से किसी भी अभिव्यक्ति का उपयोग करें। आप इनमें से प्रत्येक भाव का एक पोस्टर बना सकते हैं और उन्हें अपने बेडरूम, कार्यालय, बाथरूम या रसोई घर में चिपका सकते हैं। इस तरह आपको आवश्यक होने पर उनका उपयोग करने के लिए याद दिलाएगा। यह हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। यदि आप रेडीमेड पोस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर जाएं और उन मुफ्त पोस्टरों को डाउनलोड करें कि उन्हें मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। यह आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बोनस है। इन 10 जादुई अभिव्यक्तियों का उपयोग करके आप दूसरों को बढ़िया महसूस करा सकते हैं और इस प्रक्रिया में आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी विपरीत भी हो सकता है। जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको उन जादुई अभिव्यक्तियों का उपयोग करने के लिए ज़रूरी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उनका प्रवाह अनायास होने लगेगा। असामान्य जीवन की शब्दावली अध्याय का सार एक चीज़ है, सकारात्मक संदेश। यह सकारात्मक भाषा का उपयोग करने के लिए आपके दिमाग की आदत विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। यहाँ कुछ सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं जिनका उपयोग आप हर सुबह उद्देश्य और आनंद की भावना के साथ जागने के लिए दैनिक आधार पर कर सकते हैं। प्रचुरता और समृद्धि के लिए मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बेहतरीन रहता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें समृद्ध हूँ। मैं समृद्धि के लायक हूँ। मैं पैसा आकर्षित करने वाला एक चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास सहजता और बिना ज़्यादा प्रयास किए आता है। मेरा धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महान प्रचुरता का द्वार खोलता हूँ। समृद्धि मुझे घेर लेती है, मुझे भर देती है और मेरे पास बहकर आती है। मैं समय पर अपने बिलों का भुगतान करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रचुरता मेरे माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहती है। जो कुछ भी मैं छूता हूँ वह सोने में बदल जाता है। मेरे काम को हमेशा सकारात्मक रूप से पहचाना जाता है। मैं अपनी क्षमताओं का सम्मान करता हूँ और हमेशा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता हूँ। मैं अपनी आय में लगातार बढ़ोतरी कर रहा हूँ। मैं हमेशा समझदारी से पैसे खर्च करता हूँ। मेरे पास हमेशा उन सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त धन है जो मुझे चाहिए। मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए मुझे पुरस्कृत किया जाता है। सही वजन और शारीरिक छवि के लिए मुझे प्रत्येक दिन अधिक से अधिक व्यायाम करने में आनंद मिलता है। मैं केवल स्वस्थ भोजन खाना पसंद करता हूँ। मैं अपना वज़न दिन ब दिन कम कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन मैं अपने आदर्श वज़न के करीब जाता हूँ। आज मैं स्वाभाविक रूप से कम खा रहा हूँ। वज़न कम करना मेरे लिए सरल है। मैं एक स्वस्थ, फिट और सुंदर शरीर का हकदार हूँ। मैं पूरी तरह से अपने शरीर से प्यार करता हूँ। मेरा शरीर का अपना ज्ञान है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मैं हर दिन अधिक सुंदर और बेहतर हो रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका दिव्य पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। आज मेरी अपनी भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा वजन मेरे लिए एकदम सही हो रहा है। मैं अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ विकल्प बना रहा हूँ। मैं नियमित रूप से व्यायाम करने का विकल्प चुनता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य और कल्याण के नियंत्रण में हूँ। मेरे पास प्रचुर ऊर्जा, जीवन शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य है। मैं अपने जीवन की सभी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। स्वास्थ्य के लिए मैं फिट और स्वस्थ हूँ। मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ करता हूँ उसमें स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छा स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
मैं अब मजबूत और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर जल्दी और आसानी से ठीक हो जाता है। मुझे अपनी देखभाल करना बहुत पसंद है। मैं अपने शरीर और आत्मा में संतुलित हूँ। मैं अपने शरीर की हर कोशिका को हर पल ठीक कर रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ और पूर्ण हूँ। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका सकारात्मक ऊर्जा में कंपन करती है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि आप इन अफर्मेशंस को सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑडियो रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। HTTPS सिम्बोलनस स्नेह देसाई कॉम। सोने से पहले, जागने के तुरंत बाद या जब भी आपके पास खाली समय हो, रोजाना उनका उपयोग करें। यह आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने और एक असाधारण जीवन की शब्दावली का निर्माण करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।